यार आप लोग शॉक्ड हो जाओगे जैसे मैं शॉक्ड हो गया था जब मुझे पता चला कि रॉयल इनफील्ड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब इस चीज़ को मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा और डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मोटरसाइकिल्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या हमें जैसे हिकअप्स हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ देखे हैं वैसे ही देखने को मिलने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स क्या इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स का जो हमने सक्सेस रेट देखा है वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं। बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे, वीडियो के एंड तक जुड़े। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स का सीन रीसेंट ईयर्स में एकदम ब्लो अप हुआ है। मतलब 2014-15 में किसी ने नहीं सोचा था कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। मतलब कि नेक्सॉन ईवी जो है, आप एक देखो मिडिल सेगमेंट में तो मतलब उसने धूम मचा रखी है। अब धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोअर सेगमेंट में भी आ रहे हैं, और क्योंकि लोग इसे जनरली सिटी कम्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसे काफ़ी, क्योंकि घर पे ही चार्ज करके उनका पूरा काम चल जा रहा है, ऑफिस तक कम्यूट करना और ऑफिस से वापस आना, तो मतलब इसमें हमने काफ़ी सक्सेस देखी है। हालांकि जो फर्स्ट जनरेशन में हमें इतनी रिलायबिलिटी देखने को नहीं मिली थी इनिशियली। अगर आप लोगों ने जो प्री कोविड के ऑटो चैनल्स हैं उसमें देखा हो तो कई लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि इसमें कुछ न कुछ इश्यूज आते रहते थे, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी को लेके कभी लोगों को संतोष नहीं होता था। बट अभी तो मेरी फैमिली में खुद भी एक नेक्सॉन ईवी है और उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 3 साल बाद भी आज उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो एक तरह से कहानी कहता है कि किस तरह से जो है इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट ग्रो अप हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो अपनी रिलायबिलिटी है वो बढ़ी है, और क्योंकि रिलायबिलिटी बढ़ी है इस वजह से लोगों को उसे लेके एक्सेप्टेंस बढ़ी है। अब एक चीज़ जो इलेक्ट्रिक कार्स के साथ है वो ये है कि जनरली जितने भी लोग आपको आसपास इलेक्ट्रिक कार्स लेते हुए दिखेंगे उनके साथ दो चीज़ हमेशा रहती है। पहली कि इट इज़ नॉट देयर प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इवन इफ इट इज़ देयर प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके पास उसके अलावा भी एक व्हीकल रहता है जो कि उनको लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जाए, या फिर अगर उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं तो वो दूसरा व्हीकल उनको उस चीज़ में इनेबल कर रहा हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर जितने भी हैं तो उनके साथ आपको इलेक्ट्रिक कार्स स्पेसिफिकली उनके साथ आपको दो चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी। एक तो ये कि वो इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से उन्होंने सिटी यूज़ को डेडिकेट किया हुआ है, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या फिर और किसी शॉपिंग वगैरह के लिए। और इन लोगों के पास हमेशा आपको एक दूसरी कार या दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमेशा मिलेगा, जिससे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस अपने ट्रैवल जो है वो सॉर्ट करते हैं। अब जब हम बात करते हैं टू व्हीलर्स में, तो टू व्हीलर्स में आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सीन है अभी वो पूरी तरह से स्कूटर्स के कंधे पे चल रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अभी तक इंडिया में जितना भी जो टू व्हीलर्स का सीन है और जो स्पेशली ब्लो अप हुआ है जैसे कि ओला स्कूटर्स, उसमें लोगों को रिलायबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। मतलब कि अभी रिसेंटली जो है कुणाल कामरा का और ओला के जो फाउंडर है इनका भी बैंटर चल रहा था ट्विटर या एक्स पे, और वैसे भी आप यूट्यूब पे चले जाओगे तो आपको कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस दिखेंगे कि भाई कभी उनकी ओला की स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है, कभी चलते चलते बीच रास्ते में रुक जा रही है, कभी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये सब हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है कि कोई भी टेक जब नया आता है तो उसके सारे एस्पेक्ट्स जो है जो रियल लाइफ में आज कोई फेस करने वाला है वो शायद उतने अच्छे से टेस्ट नहीं हो पाते हैं। और कंपनीज कई बार क्या करती हैं कि जल्दी में प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में उन चीज़ों को सोचती हैं कि कस्टमर फीडबैक जब हमें मिलेगा तब हम इस पर काम करेंगे। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि कंपनियों ने कभी सोचा ही ना हो कि इतना ज़्यादा बढ़ के उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। खैर जो भी है, किसी भी चीज़ की जो
ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कितनी हो रही है। और जिस तरह से इंडिया में स्कूटर्स, स्पेशली ओला स्कूटर्स को लेकर अभी रिलायबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा तो लोग स्केप्टिकल होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेके। हालांकि अब और ब्रांड्स भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कदम रख चुके हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से एक इलेक्ट्रिक चेतक भी आ चुकी है, टीवीएस का भी अपना एक प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो है चीज़ें, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे नेक्सॉन के फर्स्ट जनरेशन में कई बार रिलायबिलिटी इश्यूज आते थे, बट सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वर वेरी रिलायबल। और इसी तरह से जब इन स्कूटर्स का सेकेंड या थर्ड जनरेशन आएगा तो वो भी काफ़ी रिलायबल होगा। खैर, अभी हम बात करते करते काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे चले गए। आज हमारा टॉपिक था कि रॉयल एनफील्ड की जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है वो। तो यार देखो, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि रॉयल एनफील्ड को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब रॉयल एनफील्ड खुद एक रेट्रो या विंटेज मोटरसाइकिल ब्रांड है। मतलब हालांकि अब उनके और भी रेंज में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट प्राइमरीली दे हैव ऑलवेज बीन अ रेट्रो और विंटेज मोटरसाइकिल ब्रांड। तो यार देखो, क्या है कि अगर आप देखो इस कैटेगरी में जिसने सबसे ज़्यादा रेट्रोनेस को या फिर विंटेज लुक्स को या फिर हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा जिस ब्रांड ने ग्लोबली सेलिब्रेट किया, दैट इज़ हार्ले डेविडसन। और अगर आपको मोटरसाइकिल मार्केट का सही अंदाज़ा हो, ग्लोबल मोटरसाइकिल मार्केट का, तो आपको ये पता होगा कि रॉयल एनफील्ड हार्ले डेविडसन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग वेरी बैडली। और मतलब कैसे कैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, मतलब कुछ तो उनके प्रोडक्ट अब देख के हार्ली भी नहीं लगते, मतलब कुछ भी करने को वो तैयार है कि फिर से वो मार्केट में अपनी वापसी कर पाए। और इसी बीच उन्होंने जो है अपनी, मेरे ख्याल से लाइव वायर करके एक इलेक्ट्रिक रेंज भी निकाली है कि जैसे मोटरसाइकिल मार्केट जब इलेक्ट्रिक में मूव हो तो उनके जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनसे उन्हें अच्छा खासा फीडबैक मिल चुका हो, और सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट में वो रिलायबिलिटी इश्यूज, जब उसकी मास एक्सेप्टेंस हो तो वो रिलायबिलिटी इश्यूज या इस तरह की चीज़ें ना आए। खैर, इसी स्ट्रैटेजी पे या फिर आप कहिए कि फ्यूचर को देखते हुए रॉयल एनफील्ड ने भी इन सारी चीज़ों पे काम किया, और रॉयल एनफील्ड ने भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे काम शुरू कर दिया। पर अगर आपको ये लग रहा है कि काम आज शुरू हुआ है तो आप गलत हो गए, क्योंकि ये जो फोटो है, ये पोस्ट जो है, इससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। इस पोस्ट के नीचे जहाँ भी जिस वेबसाइट से मैंने देखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि इमेजेस जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पस, मतलब कि ये जो इमेज है ये सच नहीं है, ये मे बी एआई जनरेटेड हो, मे बी एक आर्टिस्ट का इम्प्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। पर क्योंकि ये इसके पीछे की जो नंबर प्लेट है वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो यूके रजिस्टर्ड नंबर प्लेट है, तो मैंने इसको गूगल किया और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो तो एकदम होश उड़ाने वाली थी। मतलब कि आप ये देखो, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड ब्रांड नेम और टाइप ऑफ मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक। मतलब यार अब आपको और क्या बताना है, मतलब आप समझो कि इतने टाइम से ये एकदम प्लेन साइड में थी और स्टिल वी डिड नॉट रियलाइज कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल बन चुकी है, रेडी है, और इस पे इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए काम हो रहा है। हालांकि यहाँ से हमें बहुत अच्छी उम्मीद मिलती है कि रॉयल एनफील्ड अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अच्छी सी टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि हमने पास्ट में इनफैक्ट एक आज से 4-5 साल पहले शायद जब ब्लू बाइकर इंटरसेप्टर को लेके नेपाल के मस्टैंग में गए थे, तो उनकी जो है इंटरसेप्टर वहाँ पे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। रीज़न भी कि उस ऑल्टीट्यूड पे या उस एरिया में उसे ढंग से मतलब शायद टेस्टिंग नहीं हुई या क्या हुआ, या शायद ECU की कोई मैपिंग की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से काफ़ी उन्हें दिक्कत फेस करनी पड़ी। पर अगर यही दिक्कत जब रॉयल एनफील्ड अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लेके आता है और तब भी लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो रॉयल एनफील्ड की रिलायबिलिटी को लेके, स्पेशली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की रिलायबिलिटी को लेके काफ़ी सवाल उठेंगे, और इन्हीं सवाल को उठने से बचाने के लिए वो इतनी पहले से उस पर काम कर रहे हैं। खैर, यही था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिस पे टेस्टिंग चल रही है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बस वीडियो ख़त्म करने की आ गई है बारी। अगली वीडियो तक चिंता छाड़ी।